हेलो एवरीवन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर स्नायु मंडल मतलब नर्वस सिस्टम, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो शारीरिक विकास की बात हो रही है तो सबसे सही आंसर क्या होगा, नर्वस सिस्टम या स्नायु मंडल। ठीक, अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ठीक, इसलिए मूल्यांकन ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शरीर में आकार की वृद्धि की बात हो रही है तो ये फिजिकल और डायनेमिकल डेवलपमेंट है। ठीक, तो ये शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। अगला ऑप्शन है आपका अगला क्वेश्चन है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव मानसिक विकास पर पड़ता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था या सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर क्या है, जन्म से 2 वर्ष। पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन मोस्टली आता है। पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, इनमें से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक, क्योंकि लड़के लड़कियां बुद्धिमान वाली बात हो रही तो यहाँ तो सीधा सीधा ये ऑप्शन वैसे ही कट हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। अगला है परामर्श या काउंसलिंग का क्या उद्देश्य? परामर्श या काउंसलिंग का उद्देश्य है, ऑप्शन दिए हैं इसमें, बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपरोक्त सभी। तो परामर्श का क्या उद्देश्य है, बच्चों को समझाना, ये भी एक उद्देश्य है, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, ये भी उद्देश्य है, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके ऑप्शन क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। उन्हें यदि नैतिक ज्ञान देना है या नैतिकता उनके अंदर जगानी है तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या बताया है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो ये उपदेश देना, ये सभी बातें तो गलत हैं। मूल्यांकन करना मूल्य शिक्षा पर, ये भी गलत है। धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, इससे भी नैतिकता नहीं ला सकते। तो सही आंसर क्या है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। जैसा शिक्षक व्यवहार करेगा बच्चे वही सीखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का संबंध होना चाहिए, विश्वास का संबंध भी होना चाहिए और सम्मान का संबंध भी होना चाहिए। मतलब सही आंसर क्या होगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो इसमें से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं कि कभी प्रतियोगिता या कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देगा अच्छा अध्यापक, प्रतिद्वंदिता की भावना को भी बढ़ावा नहीं देगा और तटस्थता की भावना को भी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग या कोऑपरेशन की भावना को जो अच्छा शिक्षक है वो बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है
मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? इंपॉर्टेंट है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होती है? कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यंत संवेदनशील है और वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इनमें से भी आप सही आंसर कैसे पता लगा सकते हैं? मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की बात हो रही है तो सख्त अनुशासन पसंद करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ज़रूरी नहीं है कि वो सख्त अनुशासन पसंद करे तो वो कैसा हो, अच्छा है ना। वह अत्यधिक संवेदनशील है तो ये भी नहीं होगा। उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है तो ये भी आंसर सही नहीं है। सही आंसर क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। उसका संतुलित होना ही उसके मानसिक रूप से स्वस्थ होने का सबसे अच्छा संकेत। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सीखना या बौद्धिक विकास। तो आजीविका कमाना बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, महत्वपूर्ण है परंतु अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा क्या है शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। अगला है, बच्चे बुद्धि लब्धि, यदि 90 से 110 के मध्य बच्चे का इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है IQ है, यदि 90 से 110 के बीच है तो वह कैसा होगा? तो यदि 90 से 110 के बीच आ रहा है तो सीधा सीधा आंसर याद रखिए कि सामान्य बुद्धि का होगा। ठीक, अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य? ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक या को एजुकेशनल एरिया का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो इसका सबसे सही आंसर क्या है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे।